इंग्लिश के इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली थी। एमसीक्यूज की डिटेल्स के बारे में हमने भी बात कर ली कि एमसीक्यूज कितनी तरह के आते हैं और कितने क्वांटिटी होती है। 7 एमसीक्यूज हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन के आते हैं, 6 हमारे पास स्पॉट द एरर के आते हैं और 7 ही हमारे पास सेंटेंस करेक्शन के आते हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर कितनी तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम वर्ड्स भी यूज कर रहे होते हैं, फ्रेजेस भी यूज कर रहे होते हैं, क्लॉजेस भी यूज कर रहे होते हैं। तो ये वर्ड्स जो यूज कर रहे होते हैं वो क्या क्या चीजें होती हैं। वर्ड्स में हमारे पास या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे, वर्ब होंगे या फिर एडवर्ब होंगे वो जो वर्ड्स होंगे, या फिर प्रेपोजिशन या कंजंक्शन या फिर इंटरजेक्शन। नाउन के हमारे पास जितनी भी चीजें होती हैं या चीजों के नाम होते हैं वो हमारे पास नाउन होते हैं, जैसे अली है। इसी तरह प्रोनाउन क्या है हमारे पास, जैसे आई, वी, यू। इसी तरह जो एडजेक्टिव है वो किसी की खसूसियत होती है, स्मॉल, बिग, ये किसी चीज की खसूसियत है तो ये एडजेक्टिव है। वर्ब क्या है, जो भी हम काम करते हैं वो हमारे पास वर्ब होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन। इसी तरह जो एडवर्ब है हमारे पास, एडवर्ब हमारे पास है कि किसी काम को किस तरह सरअंजाम दिया गया है। स्लोली, जैसे आहिस्तगी से, आहिस्ता से वो काम किया गया है, नाइसली। इसी तरह जो प्रेपोजिशन है हमारे पास, ऑन, अपॉन, आफ्टर, बिफोर, अंडर, ये सारे वर्ड्स के हैं हमारे पास प्रेपोजिशन के हैं। कंजंक्शन के हैं हमारे पास, जो जोड़ती हैं चीजें दो सेंटेंसेस को, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं, या दो वर्ड्स को जो आपस में चीजें जोड़ती हैं उनको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। जैसे अली एंड अहमद, तो ये जो एंड है ये हमारे पास कंजंक्शन है। और इंटरजेक्शन क्या है, जो हम अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे अलास, जैसे हाय, जैसे ओ, ये सारे वर्ड्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो ये वर्ड्स भी यूज कर रहे होते हैं हम इंग्लिश में, और ये हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या फिर इंटरजेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद हम फ्रेजेस की बात करते हैं। एक्चुअली फ्रेज और सेंटेंस में फर्क क्या है, छोटे से सेंटेंस को फ्रेज कहते हैं हम, और फ्रेज की आगे 3 टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास नाउन फ्रेज होता है, एक हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एक हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज क्या है, नाउन फ्रेज की उसने एग्जांपल दी है, शी वॉन्ट्स टू विन अ प्राइज। अब इसमें उसने इस फ्रेज के अंदर प्राइज की बात की हुई है, और ये जो प्राइज है ये एक नाउन है, तो इस वजह से इस फ्रेज को क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे, क्योंकि प्राइज की बात हुई है और प्राइज एक नाउन है, इस वजह से इस ये क्या है हमारे पास, नाउन फ्रेज। दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे मैंने पहले बताया, एडजेक्टिव का मतलब है खसूसियत, कि ऐसा फ्रेज जिसमें किसी चीज की खसूसियत को जाहिर किया गया हो, डिस्क्राइब किया गया हो, वो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। जैसे द गर्ल विद गोल्डन हेयर इज प्रेजेंट। अब एक ऐसी लड़की जिसके गोल्डन हेयर है, तो गोल्डन हेयर उसकी प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, खसूसियत है, तो इस वजह से ये कौन सा फ्रेज है हमारे पास, एडजेक्टिव फ्रेज है। हमें कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, गोल्डन हेयर से, तो गोल्डन उसकी एडजेक्टिव, उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज क्या है, कोई भी काम किस तरह सरअंजाम दिया गया है वो हमारे पास एडवर्ब कहलाएगा, और अगर वो सेंटेंस का छोटा सा टुकड़ा हो तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। सो एडवर्ब फ्रेज क्या है, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क स्लोली, तो हमें पता चल गया है कि उसने अपना काम आहिस्ता से सरअंजाम दिया है, तो ये आहिस्ता से या अच्छे तरीके से या फिर तेजी से, ये जो सारी चीजें ये एडवर्ब कहलाती हैं। सो ये एडवर्ब फ्रेज है, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क स्लोली, तो उसने अपना काम स्लोली सरअंजाम दिया है, सो ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। तो फ्रेजेस की 3 टाइप्स हमने पढ़ ली। आगे क्लॉजेस क्या हैं, क्लॉजेस हमारे पास फ्रेज से बड़ी होती है, डबल फ्रेजेस हो तो उसको हम क्लॉजेस कहते हैं मोस्टली। तो ये क्लॉजेस की 2 टाइप्स हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस और एडवर्ब क्लॉजेस। एडजेक्टिव सेम वैसे ही है कि किसी क्लॉज में अगर खसूसियत को डिस्क्राइब किया गया हो तो वो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेजेस होंगे, एडजेक्टिव क्लॉजेस। अब यहां पे देखें, इसमें 2 फ्रेजेस है मेरे पास, द गर्ल हु वॉन द प्राइज, एक यहां पे खत्म हो गया, इज हिज सिस्टर, 2 चीजें बयान की गई हैं, तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज को बयान किया जाए तो वो हमारे पास फ्रेज कहलाता है, और जहां 2 चीजें बयान की जाए एक ही सेंटेंस के अंदर उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। जैसे इसमें उसने 2 बातें की हैं, पहली बात की है द गर्ल हैज वॉन द प्राइज, कि लड़की ने प्राइज जीता है, और जिसने जीता है वो उसकी बहन है, इज हिज सिस्टर। तो ये 2 बातें उसने डिस्क्राइब की हुई हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, तो जब 2 बातें डिस्क्राइब की गई हो एक ही सेंटेंस के अंदर उसको क्लॉज कहते हैं, और इसमें उसने खसूसियत बयान की है कि उसने क्या किया है, प्राइज वॉन किया है, तो ये जो हमारे पास ही हैज वॉन द प्राइज, तो ये जो हमारे पास ये है उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद अगर हम बात करें एडवर्ब की, तो एडवर्ब में हम यही बात करते हैं कि उसकी खसूसियत क्या है हमारे पास, दो ही इज पुअर ही हेल्प्स अदर्स, कि अगरचे वो गरीब है लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करता है। तो 2 बातें यहां पे भी उसने बयान की हुई हैं, पहली बात कि वो गरीब है, दूसरी बात कि वो दूसरों की मदद करता है, तो
दो बातें उसने एक ही सेंटेंस में डिस्क्राइब की हुई है तो ये क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज है दो ही इज पुअर, कि अगरचे वो गरीब है लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स ये यूज होते हैं, या तो नाउन होंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या इंटरजेक्शन, ये यूज होते हैं, या फिर फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस में हमारे पास नाउन फ्रेज होते हैं, उसके हमने एग्जांपल पढ़ ली। एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, उसके हमने एग्जांपल पढ़ ली। एडवर्ब फ्रेज होते हैं, उसके हमने एग्जांपल पढ़ ली। उसके बाद हमारे पास क्लॉजेस होते हैं। ये फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर अगर एक ही बात की गई हो तो वो फ्रेज कहलाता है, लेकिन अगर एक ही सेंटेंस के अंदर दो बातें बयान की गई हो तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। और नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। नाउन में उस चीज का नाम होगा, जैसे प्राइस, ठीक है, एक चीज है तो ये नाउन है। एडजेक्टिव खसूसियत को कहते हैं, जैसे गोल्डन हेयर उसकी प्रॉपर्टी है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब कि उसने काम किस तरह किया है, स्लोली किया है, नाइसली किया है, फास्टली किया है, किस तरह किया है, तो ये उसकी एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। क्लॉजेस भी इसी तरह ही हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव में उसकी खसूसियत होगी कि उसने प्राइज जीता है, ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद हमारे पास एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब में क्या है कि उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो गरीब है, अमीर है, तो इसमें उसने लिखा हुआ दो ही इज पुअर ही हेल्प्स अदर, कि अगरचे वो गरीब है लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करता है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। तो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही थी। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं और उसके बाद हमारे पास क्लॉजेस थे। इंग्लिश में हमारे पास सेंटेंसेस जो होते हैं, तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इंटेरोगेट किया जाता है, सवाल पूछा जाता है कोई, तो सवालिया जो हमारे पास सवालात होते हैं, जो जुमले होते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज योर नेम, तो ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे इंटेरोगेट कर रहा हूं, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। हुक्मिया जुमलात, यानी जिसमें कोई हुक्म दिया जाता है, जो बात कही जाती है, उन सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। जैसे मैं किसी को हुक्म देता हूं डोंट स्टॉप, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि रुकना नहीं है, या फिर मैं कहता हूं स्टॉप, रुक जाओ, तो ये भी हमारे पास कौन से इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। जिसमें कोई हुक्म दिया जाता है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे डोंट स्टॉप, तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं, हुक्म दे रहा हूं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं जज्बाती जुमलों को, कि जिसमें हम अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम जा रहे होते हैं और रास्ते में हमें कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग नजर आती है तो हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ठीक है, तो इसमें हम अपने फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं उस बिल्डिंग के रिलेटेड कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ठीक है, तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो सेंटेंसेस की तीन टाइप्स हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम सवालात पूछते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम कोई हुक्म देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं हमारे पास जिसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, ठीक है। अब ये तीन चीजें हमने कर ली। अब चौथी चीज हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एमडी कैट, के एंट्री टेस्ट के लिए या मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के लिए कि हमने इंग्लिश की तैयारी किस तरह करनी है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंग्लिश के जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं ये लेक्चर्स आपने नोट डाउन करने हैं। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स आपको साथ साथ बताई जाती हैं, हर चीज के साथ एग्जांपल बताई जाती है, उस एग्जांपल को नोट करना है, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल नोट नहीं करेंगे आपको उस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। उसके बाद आपको जो लेक्चर्स बताए जाते हैं उनकी एग्जांपल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर एमसीक्यूज की, जो एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे, उसके बाद आपने जो आपको रूल्स बताए जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो आपने रिमेंबर करनी है, लर्न करना है उनको। और वो जब रूल्स आपको रिमेंबर हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, तो उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे सेंटेंसेस के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, तो वो आपके एमसीक्यूज उस तरह से करेक्ट होंगे। उसके बाद दो ही चीजें होती हैं इंग्लिश के अंदर, एक हमारे पास ग्रामर होती है। ये लेक्चर्स के अंदर आपको ग्रामर करवाई जाएगी, सारी एग्जांपल्स बताई जाएंगी, उनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी टेस्ट के थ्रू, और आपने सिर्फ ये काम करना है कि रूल्स को रिमेंबर भी करना है। उसके बाद दूसरी चीज है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के आपको जो सिनोनिम्स बताए जाएंगे वो सिनोनिम्स आपने अच्छे से याद करने हैं, सेंटेंसेस के अंदर उनको यूज किया जाएगा। ये हम देखेंगे कि किस तरह वोकैबुलरी को यूज किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर और किस तरह एमडी कैट के अंदर ये वोकैबुलरी आती है, ठीक है। तो वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से याद करना है। तीसरी चीज है टेक्स्ट बुक की रीडिंग भी करनी है। अब टेक्स्ट बुक की रीडिंग क्यों करनी है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि एमकैट के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक की लाइनें उठाता है, वो आपकी टेक्स्ट बुक की लाइनें इसलिए उठाता है। अब होता यह है कि एफएससी पे जो हमारा काम होता है वो ये
होता है कि हमने सिर्फ उनकी ट्रांसलेशन करनी होती है, सिर्फ उसकी रीडिंग करनी होती है, हमने उस टेक्स्ट बुक को गौर से पढ़ना नहीं होता। लेकिन यहां पे एमकेट के अंदर हमने उस टेक्स्ट बुक को गौर से रीड करना है, और रीडिंग इसलिए करनी है क्योंकि एज इट इज वो सेंटेंसेस उठाता है और उसके अंदर रूल्स यूज होते हैं, और वही रूल्स को इंप्लीमेंट करके वो आपसे एमसीक्यूज पूछता है, और एमकेट के अंदर वो आ रहे होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ पाकिस्तानी ऑथर्स के सबक भी दिए गए हैं, तो स्टूडेंट्स की ये नेचर होती है कि पाकिस्तानियों की जो इंग्लिश है वो थोड़ी अगरचे वीक है, ठीक है, तो इस वजह से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो वो उतने रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हो सकते एमडीकैट के अंदर, तो वहां से एमसीक्यू नहीं आ सकते जितना कि फॉरेन ऑथर्स के सबकों से आ सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, लेकिन जो 2017 का एमकेट था उसके अंदर उसने पाकिस्तानी ऑथर के सबक से ही सिर्फ सारे के सारे 5 एमसीक्यू उठा लिए थे। ठीक है, तो पाकिस्तानी ऑथर का जो सबक लिखा हुआ था उसी से ही उसने 5 एमसीक्यू उठाए हुए थे एमडीकैट के अंदर। तो इस चीज को आपने बिल्कुल इजी नहीं लेना। सबसे पहले आपने लेक्चर्स को नोट करना है, एग्जांपल्स को नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, और रूल्स को रिमेंबर करना है, वोकैबुलरी आपने याद करनी है, और टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है। ये 3 चीजें इनफ हैं, और इससे आपकी इंग्लिश कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हमने बात की थी कि एमसीक्यूज 3 तरह के होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पॉट द एरर और सेंटेंस करेक्शन। आज हम उसके पहले सेगमेंट की बात करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन क्या है? सेंटेंस कंप्लीशन में 3 तरह के हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। हमारे पास पहली जो टाइप है वो ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद वोकैबुलरी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास लॉजिक बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। इसकी एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्रामर के अंदर क्या पढ़ेंगे, ये पूरी ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो ग्रामर के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें आ जाती हैं, प्रीपोजिशन। दूसरे नंबर पे हम एग्रीमेंट मिस्टेक्स की बात करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से 2-3 एमसीक्यूज लास्ट में आते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स की बात करेंगे, यहां से 6 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेंसेस के बारे में ब्रीफली बात करेंगे कि हमारे पास जो टेंसेस हैं वो कितनी तरह के हैं, उनके अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज की जाती हैं। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हम पंक्चुएशन का यूज पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन को किस तरह यूज किया जाता है एमसीक्यूज के अंदर, इस बेस पर भी हम सेंटेंस करेक्शन को यूज करेंगे। तो ग्रामर बेस्ड हमारे पास ये चीजें हैं, इन्हीं के अंदर से हमारे पास एमसीक्यूज आने हैं। दूसरा है वोकैबुलरी बेस्ड। वोकैबुलरी बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारी वोकैबुलरी पे ग्रिप होनी चाहिए, वोकैबुलरी को हमने उसके जो सिनोनिम्स हैं वो अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास लॉजिक बेस्ड है। लॉजिक बेस्ड ऐसे हैं कि हमारे पास कुछ आई कैचर वर्ड्स होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सी चीज यूज नहीं करनी। तो डिफरेंट वर्ड्स हैं हमारे पास, उन वर्ड्स के अलग से रूल्स बने हुए हैं। तो ये सारी चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उनकी लॉजिक की बेस पर हमने किस चीज को देखकर वो चीज पुट करनी है एमसीक्यू के अंदर, और किस सेंटेंस को देखकर, किस वर्ड को देखकर कौन सी चीज चूज करनी है। तो ये लॉजिक बेस्ड। तो ये 3 तरह के एमसीक्यूज हमने इस तरह से सॉल्व करने हैं। फर्स्ट लेक्चर सेंटेंस कंप्लीशन। जैसे मैंने बताया था 3 तरह के एमसीक्यूज आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस जो हमारे पास कंप्लीशन के बाद हमारे पास आता है स्पॉट द एरर, और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं सेंटेंस करेक्शन के। अब सेंटेंस कंप्लीशन में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या फिर इस सेंटेंस कंप्लीशन को अटेम्प्ट करने के लिए, बेटर वे में अटेम्प्ट करने के लिए, थॉरली अगर इसको हमने ग्रिप करना है इस टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास 10 रूल्स हैं। ठीक है, इन रूल्स को हमने माइंड में रखना है और इससे हमने अपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमारे पास कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स होंगे कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स होंगे, जिससे हम देखेंगे कि उल्ट लगाना है, उसका ऑपोजिट वर्ड लगाना है, या फिर उसका सिनोनिम लगाना है। ठीक है, दूसरा है सिनोनिम सिग्नल वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड लगाना, इसमें ऑपोजिट नहीं लगाना, कंट्रास्ट में ऑपोजिट वर्ड नहीं लगाना होता है, सिनोनिम में सेम वर्ड लगाना होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कॉज एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो एक हमारे पास पीछे सेंटेंस के पहले हिस्से के अंदर वो कॉज देगा, और हमने उसके अगले हिस्से में उसका इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने उसका वर्ड चूज करना है। ठीक है, चौथे हिस्से में हमारे पास प्लेसिंग और रिप्लेसिंग आ जाती है। उसके बाद 5वां पार्ट है हमारे पास एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से एक एक करके हमने ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना है, और कोई एक ऑप्शन हमने चूज कर लेनी है। तो एक्सक्लूड करके भी हम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। छठी चीज है हमारे पास कीवर्ड्स। कुछ हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स की बेस पर हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है कि अप्रोप्रिएटली हमारे पास कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, उसको हम चूज कर लेते हैं एमकेट के अंदर। उसके बाद 7वीं चीज है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कुछ हमारे पास सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिससे किसी की चीज की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन हो रही होती है, ये भी हम आगे ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो उससे हम उसको
चूज करते हैं। 8वीं चीज है आई कैचर्स। कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे हमारी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आई कैचर्स के हम सोचते हैं कि ये इस वर्ड के अकॉर्डिंग तो फिर ये आ जाना चाहिए, हालांकि वो नहीं आ रहा होता। हमारी आदत बन रही होती है, हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि उसके साथ वो चीज लगा रहे होते हैं, हालांकि वो चीज गलत हो रही होती है, तो इसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद कॉमन सेंस, कुछ हमारे पास सेंटेंसेस कॉमन सेंस के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमने उसको कंप्लीट करना होता है सेंटेंस को। जो हमारे पास 10th रूल है वो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कि अगर हम रिमेंबर करें अपनी बुक को, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड कौन सा आना चाहिए, ठीक है, तो उसको भी हमने कॉन्टेक्स्ट को भी उससे रेफरेंस लेके उसको भी हमने सॉल्व करना, तो ये सेंटेंस कंप्लीशन है। उसके बाद अब हम इनको डिटेल में बात करते हैं इन सारे पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे हम एक अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर एक बात कही हुई है तो हमने उसके ऑपोजिट वर्ड लगाना है अगले हिस्से में। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे सिग्नल वर्ड्स, उनको कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स कहेंगे, कि उससे पता चल जाएगा कि एक हिस्से में अगर एक बात हुई है तो दूसरे हिस्से में उसके ऑपोजिट बात करनी है। तो वो कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं? ऑल्दो, दो, इन स्पाइट ऑफ, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, व्हाइल, स्टिल, येट, कॉन्ट्रेरी, डिस्पाइट, बट, नॉट, नॉनदलेस, नेवरदलेस। अब ये हमारे पास वर्ड्स हैं जो कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स कहलाते हैं। अगर ये वर्ड्स आपको याद होंगे तो जहां पे भी ये वर्ड यूज हो जाए, इसका मतलब है कि अगर एक सेंटेंस के एक हिस्से में ये बात हुई है तो अगले हिस्से में उसके ऑपोजिट बात हमने करनी है। जैसे इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, कहता है डिस्पाइट द अनफेवरेबल क्रिटिसिज्म ऑन मीडिया, प्रेस हैड अ डैश इफेक्ट ऑन कैंपेन, के अगरचे वो बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी मीडिया के ऊपर, लेकिन फिर भी, अगरचे तनकीद हो रही थी लेकिन फिर भी कैंपेन पे क्या असर होगा। अब यहां पे देखें, तनकीद हो रही थी तो हम ये सोचेंगे ना कि नेगेटिव चीज आनी चाहिए आगे, लेकिन नहीं, उसने एक वर्ड दिया हुआ है डिस्पाइट। डिस्पाइट से पता चल गया कि ये कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, कि हो तनकीद रही है लेकिन उसके बावजूद क्या होगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या आएगा, दो ऑप्शंस अगर हम देखें कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, सो वो कहता है डिस्पाइट द अनफेवरेबल क्रिटिसिज्म ऑन मीडिया, प्रेस हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कैंपेन। यहां पे देखें कि वो कहता है कि अगरचे मीडिया पे एक क्रिटिसिज्म चल रहा था लेकिन फिर भी प्रेस हेड की कैंपेन पे क्या इफेक्ट आया, पॉजिटिव इफेक्ट आया, ठीक है। तो डिस्पाइट की वजह से कि अनफेवरेबल क्रिटिसिज्म होने के बावजूद फिर भी उस पे पॉजिटिव हमारे पास इफेक्ट आया कैंपेन पे। तो ये यहां से पता चल गया कि हमने कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड, ये डिस्पाइट क्या है, यहां पे आपको नजर आ रहा है डिस्पाइट क्या है, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड, कि अगरचे हो क्रिटिसिज्म रहा था लेकिन इसका उल्ट क्या होगा कि उस इफेक्ट कौन सा आ रहा होगा, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने देखनी है कि अगरचे क्रिटिसिज्म हो रहा था मीडिया के ऊपर लेकिन फिर भी प्रेस हेड की कैंपेन पे पॉजिटिव इफेक्ट आया, तो ये कैसे पता चला कि हमने उसके उल्ट चीज लगानी है, ये इस कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड की वजह से। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स क्या हैं, ये कुछ सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स हैं जहां ये वर्ड्स लगे हों, इसका मतलब है कि हमने उस जैसी ही चीज लगानी है, उस जैसा ही वर्ड लगाना है। जैसे एंड, दैट, विच, हु, एज और सिमिलरली, ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स हैं। सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स का मतलब ये है कि उस जैसा ही हमने कोई वर्ड लगाना है। जैसे एग्जांपल दी है, हिज फादर इज काइंड एंड डैश। अब अगर वो रहम दिल है तो क्या वो सख्त हो सकता है? नहीं, क्योंकि रहम दिल एंड, काइंड एंड लगा हुआ है, तो एंड का मतलब है कि काइंड जैसी ही कोई प्रॉपर्टी होगी उसकी, तो स्ट्रिक्ट नहीं आ सकता। उसके बाद वो कहता है नाइस, अगर कोई बंदा काइंड हो तो क्या वो नाइस होता है या खराब होता है? तो वो काइंड हो तो फिर वो हमारे लिए नाइस, अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको हम एक बार साइड पे देखते हैं। आगे है विगरस। विगरस का मतलब है गुस्से से आग बगोलाना, तो अगर वो काइंड है तो वो गुस्से से आग बगोला क्यों होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। और फोर्थ ऑप्शन है नन। अब हमारे पास नाइस है, ठीक है, तो अगर उसका फादर काइंड है तो इसका मतलब वो काइंड होने के साथ साथ नाइस भी है, अच्छे तरीके से बर्ताव करने वाला भी है, ठीक है। सो हिज फादर इज काइंड एंड नाइस, हिज फादर इज काइंड एंड नाइस। तो ये हमारे पास एंड की वजह से कैसे पता चला कि काइंड के साथ नाइस लगना है, क्योंकि एंड हमारे पास सिग्नल वर्ड है और ये सिनोनिम सिग्नल वर्ड है। सिनोनिम सिग्नल वर्ड का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो वर्ड्स हैं स्ट्रिक्ट भी नहीं आ सकता, अगर काइंड है तो स्ट्रिक्ट नहीं होगा, और अगर काइंड है तो गुस्से से आग बगोला भी नहीं होगा, विगरस भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो बेटर ऑप्शन है वो क्या है, नाइस। सो हिज फादर इज काइंड एंड नाइस। तो ये हमारे पास कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं। अगर ये आ जाए तो हमने उसके उल्ट चीज लगानी होती है कि क्रिटिसिज्म होने के बावजूद पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, ठीक है। और अगर सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स हो एंड, दैट, विच, हु, एज, सिमिलरली, तो सिग्नल वर्ड्स अगर सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स हो तो उस जैसी ही चीज लगानी है। तो काइंड जैसी चीज कौन सी है, नाइस। तो ये हमने लगानी है।
डियर स्टूडेंट्स, वोकैब के यूएचएस की तरफ से हमारे पास 208 टोटल वर्ड्स हैं। हमने हर लेक्चर के अंदर 10 वोकैब के वर्ड्स कवर करने हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो हम 1 to 10 अपने वोकैब के वर्ड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है अपॉलिंग। अपॉलिंग एक एडजेक्टिव है। ये हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ड हमारे पास आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ये वोकैब यूज हो रही होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो नाउन है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है, एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सो अपॉलिंग एक एडजेक्टिव है, यानी इसकी खसूसियत है। अपॉलिंग का मतलब क्या है? अपॉलिंग उर्दू में कहते हैं मोहलिक को, या इसका मतलब है खतरनाक। ठीक है, कुछ बीमारियां भी होती हैं, कुछ जानवर होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसी आफात होती हैं जो मोहलिक होती हैं, खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो अपॉलिंग का मतलब है मोहलिक, खतरनाक, जानलेवा। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम बनता है वो है टेरिबल, खौफजदा कर देने वाली चीज, खतरनाक चीज। ठीक है, उसके बाद हॉरिफाइंग चीज जो होती है, जो बहुत डरा देने वाली चीज होती है। ठीक है, डिसगस्टिंग। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं अपने ऑर्डर वाइज। ऑफुल भी है इसका मतलब, टेरिबल, ड्रेडफुल वो भी खतरनाक होता है, इनएक्सक्यूजेबल कि आप उससे बच नहीं सकते, वो जानलेवा होती है। ठीक है, उसके बाद हॉरिफाइंग, डरा देने वाली, शॉकिंग, ऑब्वियसली हमारे लिए शॉकिंग होती है वो, डिसगस्टिंग हमारे लिए अच्छी चीज नहीं होती, आउटरेजियस, आग बगोला कर देने वाली चीज होती है वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिसमेइंग कि हम इस मोहलिक या खतरनाक चीज से खुश नहीं होते, बल्कि और ज्यादा अफसुर्दा कर देती है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ड्स थे, ये इसके सिनोनिम है। अब हमारे पास जो सेकंड वर्ड है वो है एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड कहते हैं हैरान कुन, हैरान कर देने वाली चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास एस्टाउंडेड है, हैरान कुन। अब ये भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना कि हैरान कुन यानी हैरान कर देने वाली चीज, परेशान कर देने वाली चीज। ठीक है, अब इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो है सरप्राइज्ड, कि कोई चीज ऐसी है कि जो हमें सरप्राइज कर देती है, हैरान कर देती है, अचानक ऐसी चीज होती है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम है, ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, एस्टोनिश्ड भी है, स्टर्न्ड, अमेज्ड, डेज्ड, कंफ्यूज्ड, स्पीचलेस, हॉरिफाइड, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हॉरिफाइंग भी होती हैं, लेकिन वो भी हैरान कर देने वाली होती है क्योंकि अचानक होती हैं। ठीक है, इसी तरह स्टैगर्ड। ठीक है, तो ये किसी हद तक इसका सिनोनिम अपॉलिंग भी बन सकता है, लेकिन बेटर हमारे पास सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, हमारे पास सरप्राइज्ड। ठीक है, और एस्टोनिश्ड, ये आपने लाजमी याद करने हैं, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड और अमेज्ड। तो एस्टाउंडेड का मतलब क्या है, हैरान कर देने वाली चीज, हैरान कुन चीज, और इसके जो सिनोनिम मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो क्या है हमारे पास, एस्टोनिश्ड और सरप्राइज्ड। और ये किस तौर पे यूज होता है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। जो थर्ड वर्ड है हमारे पास वो है अपेरेंटली। अपेरेंटली क्या है हमारे पास, जाहिरी तौर पर, कि एक चीज होती है जो आपको नजर आ रही होती है, जाहिर हो रही होती है। ठीक है, तो अपेरेंटली का उर्दू में मतलब है जाहिरी तौर पर, तो ये अपेरेंटली जाहिरी तौर पर। ठीक है, ये अब डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि उसने बताया हुआ व्हाट इज द डिफरेंस 40+ पेयर्स ऑफ द सीमिंगली सिमिलर, कि हमने इन दो डायग्राम में से सिमिलर चीजें उसको देनी है, तो उनकी आंखें सिमिलर हैं, इस तरह की चीज उसको बतानी है, एक के ऊपर बने हुए हैं विंग्स, एक के नहीं बने हुए। ठीक है, तो ये सिमिलर या डिफरेंस हमने उसको बताना है, तो ये जाहिरी तौर पर जो हमें नजर आ रहा होगा हमने जाहिरी तौर पर देखकर उसको बताना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम इसके सिनोनिम्स की तरफ चलें तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बनता है ये पहला वर्ड सीमिंगली। सीमिंगली मतलब है जो हमें दिखाई दे रहा है, तो अपेरेंटली भी वही है जो जाहिर हो रहा है, जो हमें नजर आ रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सीमिंगली। उसके अलावा हमारे पास यहां पे बनता है स्पीशियसली, ऑस्टेंसिबली, आउटवर्डली। आउटवर्डली मतलब है कि आउटवर्ड तरफ से, और सुपरफिशियली। सुपरफिशियली भी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है, कि अपेरेंटली का मतलब है सुपरफिशियली, जाहिरी तौर पर, ऊपर ऊपर से हमें क्या नजर आ रहा है, एविडेंटली और ऑब्वियसली जो जाहिरी तौर पर हमें एग्जैक्टली नजर आ रहा होता है। तो ये जो अपेरेंटली, एल वाई वाले जो वर्ड्स होते हैं ये आपने याद रखने हैं, मोस्टली एडवर्ब होते हैं। तो अपेरेंटली का उर्दू में क्या मतलब है हमारे पास, जाहिरी तौर पर, जो चीज जाहिर हो रही होती है, ये एक एडवर्ब के तौर पर यूज होता है। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारे पास सिनोनिम्स है वो क्या है, सीमिंगली, यानी जो दिखाई देता है ऊपर ऊपर से, उसको अपेरेंटली कहते हैं। इसी तरह सुपरफिशियली, यानी ऊपर ऊपर से जो हमें नजर आता है वो हमारे पास चीज क्या कहलाती है, सुपरफिशियली। उसके बाद फोर्थ वर्ड देखते हैं, अटैच्ड टू। अटैच्ड टू का मतलब है हमारे पास मुंसलिक होना या आपस में जुड़े होना। ठीक है, तो अटैच्ड टू का मतलब है मुंसलिक होना या फिर जुड़े होना। ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम, बहुत अप्रोप्रिएट डायग्राम है, कि ये जो स्विच है ये इस सॉकेट के अंदर जाके मुंसलिक हो जाएगा, इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास अटैच्ड टू। इसके सिनोनिम की बात करें तो जो हमारे पास इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो होगा कनेक्टेड।
अटैच्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कनेक्टेड या फिर ज्वाइंड। क्या आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो स्विच है ये सॉकेट के साथ जाके क्या हो रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, या फिर उसके साथ जाके क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो अटैच्ड टू इसका उर्दू में क्या मतलब है हमारे पास, मुंसलिक होना। अब इसके सिनोनिम देखते हैं, एस्क्राइब्ड भी हो सकता है, असाइंड भी हो सकता है, कन्फर्ड भी हो सकता है, अवॉर्डेड भी हो सकता है, अकॉर्डेड भी हो सकता है, बेस्टोर्ड भी हो सकता है, फास्टेंड, यहां जाके एक दूसरे से बंध जाएंगे ना, फास्टेंड भी हो जाएंगे, ठीक है, फिक्स्ड हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर जाके। एडेड, ये स्विच उस सॉकेट के अंदर जाके ऐड हो रहा है तो एडेड भी है। स्क्रूड, स्क्रूड मतलब ये भी उसके साथ जाके अटैच हो रहा है। या ग्लूड, ग्लूड का मतलब ये होता है कि जोड़ देना। तो बेसिकली हमारे पास वर्ड है अटैच्ड टू। अटैच्ड टू का मतलब है मुंसलिक होना या जाके जुड़ जाना, और ये हमारे पास क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, अटैच होना वर्ब है हमारे पास, और ये इसके सिनोनिम्स हैं। और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो क्या है, अटैच्ड टू का मतलब है ज्वाइन हो जाना या फिर कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास इस सिनोनिम का मतलब था। आगे फिफ्थ जो हमारे पास वर्ड है वो अलास, ठीक है, ये एक फीलिंग का इजहार है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, ठीक है। अलास, अलास कहते हैं जब बंदा बहुत ही डिप्रेस हो जाता है, बंदा बहुत ही परेशान होता है तो उसको अलास कहते हैं। अब ये हमारे पास इसका मतलब है अफसुर्दा हो जाना। अलास का क्या मतलब है, अफसुर्दा हो जाना। तो ये अलास का मतलब है अफसुर्दा होना। और इसके जो हमारे पास सिनोनिम्स आते हैं उसका मतलब है हमारे पास, जैसे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम है वो है सैडली, अफसुर्दा हो जाना, परेशान हो जाना, ठीक है, सैड हो जाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनलकीली, अनहैप्पीली, ठीक है, रिग्रेटिवली, कि अगर किसी चीज़ का अफसोस होता है हमें तो वो भी अलास हम करते हैं। या फिर अनफॉर्चुनेटली, ये भी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। एक इसका अनफॉर्चुनेटली और एक इसका क्या है, सैडली। तो ये हमारे पास अलास का इसका सिनोनिम्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो अलास है हमारे पास ये एक एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के तौर पे यूज होता है। इसका उर्दू में मतलब क्या है, अफसुर्दा होना, ठीक है। और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारे पास सिनोनिम है वो क्या है, अनफॉर्चुनेटली या फिर सैडली या फिर अनहैप्पीली, ठीक है। तो ये फिफ्थ वर्ड था हमारा। आगे सिक्स्थ वर्ड की बात करते हैं। जो हमारे पास सिक्स्थ वर्ड है वो है एब्रप्टली। जैसे मैंने पहले बताया, जिन वर्ड्स के एंड पे एल वाई आ रहा हो वो मोस्टली क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। और एब्रप्टली का मतलब क्या है, एब्रप्टली का मतलब है अचानक से। अब हुआ क्या था कि ये डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा है कि ये जो साइकिल वाला है ये इस ब्रिज के ऊपर आ रहा था, आते आते वो अचानक इस दरिया के अंदर गिर गया, ठीक है। तो अचानक, एब्रप्टली, अचानक या फौरन, तो फौरन गिर गया या अचानक गिर गया। अगर उसे पहले पता चल जाता तो वो रुक जाता और ना गिरता, लेकिन उसे पता ही ना चला और ब्रिज से वो अचानक इस पानी के अंदर गिर गया, ठीक है। तो अचानक इसका मतलब है, एब्रप्टली का मतलब क्या है, अचानक। अचानक का मतलब है क्विकली या फिर रैपिडली, उसे पता ही नहीं चला, तेजी से वो अंदर गिर गया, ठीक है। तो एब्रप्टली एक तो हमारे पास इसके जो सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो ब्रिस्कली, शॉर्टली, टर्सली, स्नैपिशली, रूडली, शार्पली, कर्टली, उसके बाद सडनली। सडनली भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम है, बहुत अप्रोप्रिएट है। हेस्टली, जो कहते हैं ना हेस्ट, ठीक है, हेस्ट कहते हैं जल्दी को, तो हेस्टली भी जल्दी गिर जाना। हरिडली, हरी के अंदर, ठीक है। अब जो सबसे पहले हमारे पास सिक्स वर्ड जो है वो हमारे पास है एब्रप्टली। एब्रप्टली के एंड पे एल वाई आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। अब अगर ये हमारे पास एडवर्ब है, एब्रप्टली का उर्दू में मतलब क्या है, अचानक, जल्दी, फौरन, ठीक है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये साइकिल वाला अचानक इस दरिया के अंदर गिर जाता है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट जो हमारे पास सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, सडनली, रैपिडली और क्विकली। यानी एब्रप्टली का मतलब है जल्दी, अचानक, फौरन, सडनली, रैपिडली, क्विकली, ठीक है। तो ये हमारे पास सिक्स्थ वर्ड था। अब सेवंथ वर्ड की तरफ चलते हैं। सेवंथ वर्ड है हमारे पास एंग्जाइटीज। एंग्जाइटीज का मतलब है परेशान होना, कि किसी किस्म की आपके पास परेशानी हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारे पास ये एंग्जाइटी के अंदर आ जाता है। एंग्जाइटीज किसे कहते हैं, परेशानी को कहते हैं। तो ये हमारे पास एंग्जाइटीज आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट, एंग्जाइटी जो है परेशानी, ये एक नाउन है हमारे पास, किसी चीज का नाम है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नाउन है। अब हमारे पास अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, वरीज, कंसर्न्स। एंग्जाइटी का उर्दू में एक और मतलब भी बन सकता है तशवीश, कि किसी चीज के बारे में आपको तशवीश होती है, एंग्जाइटी होती है, कंसर्न होता है, ठीक है। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है हमारे पास, एक कंसर्न भी है, तशवीश। उसके बाद एप्रीहेंशन, डाउट्स, अनसर्टेनिटीज, सस्पिशियस, फियर्स, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस। ऑब्वियसली रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एंग्जाइटी जो है ये एक नाउन है, इसका उर्दू में क्या मतलब है, तशवीश। और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम है वो क्या है हमारे पास, कंसर्न्स, ठीक है। ये सेवंथ वर्ड था। एट्थ वर्ड जो है हमारे पास वो है अप्रेस्ड।
अप्रेज्ड का मतलब यह है कि जांचना, अप्रेज्ड का मतलब है जांचना या तशखीस करना। अब यहां पे ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम के अंदर वो एक उसके पास पेंडेंट है, ठीक है। अब उसके अंदर देख रहा है कि ये जो डायमंड लगे हुए हैं ये एक्यूरेट हैं, ओरिजिनल हैं या फेक हैं, ठीक है। तो वो जांच रहा है, इसकी रिसर्च कर रहा है, इसको जांच रहा है कि ये जो मेरे डायमंड्स लगे हुए हैं ये इसके ओरिजिनल डायमंड्स लगे हुए हैं या फिर इसके अंदर फेक डायमंड्स लगे हुए हैं। तो अप्रेज्ड क्या मतलब क्या है हमारे पास, जांचना, और ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। अप्रेज्ड क्या है, एडजेक्टिव। अब इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या है, असेस, किसी चीज को असेस करना, इवेलुएट करना, जज करना, रिव्यू करना, कंसीडर करना, वे करना, मेजर्ड करना, गेज्ड करना, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ये है कि मैंने डायमंड्स को असेस करना है कि वो सही है या नहीं, इवेलुएट करना है कि वो एक्यूरेट हैं, फेक तो नहीं है, ठीक है, जज करना है कि वो डायमंड सही हैं या गलत लगे हुए हैं। तो ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास सिनोनिम्स हैं। तो अप्रेज्ड एक एडजेक्टिव है, इसका उर्दू में मतलब क्या है, जांचना। इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो कौन से हैं, असेस्ड, इवेल्युएटेड और जज्ड। अब जो हमारे पास नाइन्थ वर्ड है वो है एक्सेंटुएटेड। यहां पे आपको एक्सेंटुएटेड का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। एक्सेंटुएटेड का उर्दू में मतलब है जोरदार लहजे में बोलना। जैसे इंसान स्पीच करता है तो भी जोरदार लहजे में बोलता है, तो इसका मतलब है जोरदार लहजे में बोलना, ठीक है। तो ये अप्रेज्ड है हमारे पास, जोरदार लहजे में बोलना। अब ये एक एडजेक्टिव है। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा है ये स्पीच कर रहे हैं और ये जोरदार लहजे के अंदर स्पीच कर रहे हैं, तो एक्सेंटुएटेड वे के अंदर वो स्पीच कर रहे हैं। तो एक्सेंटुएटेड का मतलब है जोरदार लहजे में बोलना। अब इसके अगर हम सिनोनिम्स की तरफ चलें तो एम्फसाइज्ड, क्योंकि वो उसको जोरदार, उसको बार बार जोर देना पड़ रहा है किसी बात पे। उसके बाद अंडरस्कोर्ड, स्ट्रेस्ड आउट, हाईलाइटेड, स्ट्रेस्ड, ड्रॉ अटेंशन टू, ठीक है। और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम है वो क्या है, एम्फसाइज्ड। तो सबसे पहले एक्सेंटुएटेड जो है ये एक एडजेक्टिव है। इसका उर्दू में मतलब क्या है, जोरदार लहजे में बोलना। कि इंसान जब स्पीच करता है, कोई बात कहता है तो वो जोरदार लहजे में कहता है काफी ज्यादा लोगों को। तो इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है, एम्फसाइज्ड, कि स्पीच के दौरान एम्फसाइज किया जाता है किसी चीज के ऊपर। आगे जो 10th वर्ड है वो हमारे पास है बून। बून कहते हैं करम या अतिया। अतिया करना कहते हैं ना, जैसे किसी का किसी पे किसी को अतिया कर दिया जाता है या फिर उसके करम नवाजी की जाती है। जो करम नवाजी करना है ना, इस ये वाला करम है, ठीक है। तो बून एक नाउन है, क्योंकि कोई चीज किसी को दी जाती है तो वो अतिया की जाती है, या किसी पे कोई एहसान किया जाता है तो करम नवाजी की जाती है। तो बून एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, अतिया या फिर करम। और इसके जो हमारे पास सिनोनिम्स हैं, बेनिफिट हो सकता है, एडवांटेज है, बोनस है, हेल्प है, गॉड सेंड है, गेन है, ब्लेसिंग है। ऑब्वियसली ब्लेसिंग है, अल्लाह का हम पे करम होता है, अल्लाह की ब्लेसिंग होती है, तो ब्लेसिंग इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है एक हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जब हमें कोई करम, हमारे पे करम नवाजी करता है, अतिया होता है, तो वो हमारे लिए बोनस होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास उसका बेनिफिट होता है। तो ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले 10th वर्ड जो हमारे पास है ये हमारे पास नाउन है, इसका उर्दू में मतलब है अतिया या करम। ये डायग्राम में भी आप नजर आ रहा है कि वो जो एक नौजवान है वो बूढ़े शख्स को उसके साथ दोस्ती कर रहा है और उसको लेके साथ चल रहा है, तो ये उसका एक अच्छा जेस्चर है, उसके ऊपर एक मेहरबानी है उसकी। तो बून का मतलब है मेहरबानी करना, करम करना, अतिया करना, तो इसका मतलब है। और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो हमारे पास ब्लेसिंग, बोनस, बेनिफिट। तो ये आज हमने 10 वर्ड्स पढ़ने थे, तो ये हमने 1 to 10 वर्ड्स हमने अपने वोकैब के क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।